हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी डोजेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द नर्सिंग इंप्लीकेशन ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स। ये बीएचयू में जो स्किल टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इमरजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स उनको स्टूडेंट्स को दी जा रही है और उनको उनसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी ड्रग्स की कौन सी इमरजेंसी ड्रग है, नाम बताओ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, इसके साथ साथ नर्सिंग इंप्लीकेशन बताओ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में भी बार के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इमरजेंसी ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स रखी जाती है, उसमें वन बाय वन करके पूछा जाता है कि ये इमरजेंसी ड्रग्स के नाम बताओ, उसका डोजेस क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द नर्सिंग इंप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स का। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए एज अ नर्स वी शुड नो अबाउट द व्हाट आर द इमरजेंसी ड्रग्स एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द नर्सिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और उनके डोजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं? इमरजेंसी ड्रग्स आर द केमिकल कंपाउंड और द मेडिकेशन which will be used, which should be used or which must be used in the life threatening condition of the patient to prevent the patient को to prevent the control or to control the symptoms of the patient in the during the life threatening condition and also to save the patient's life during the life threatening condition। ठीक है, उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हमें पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करना है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। दीज आर द इमरजेंसी ड्रग्स का काम होता है, ये आर द काम होता है एंड इट इज इनका जो एक्शन होना चाहिए, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इनका। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट को और द प्रिवेंट करते हैं पॉसिबल रिस्क, जितनी भी पॉसिबल रिस्क है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंड द पर्पस क्या है? पर्पस भी हमारी यही है। अगर हम पूछे बताएं कि इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स बता दिया हमने, अब उसके बाद हमें पर्पस बताना है। पर्पस क्या होते हैं इसके? टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, टू कंट्रोल द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट, टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इनिशियल ट्रीटमेंट को ट्रीट करते हैं। इनिशियल जो ट्रीटमेंट हम दे जाते हैं इन केस ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जो इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इमरजेंसी ड्रग से ही दिया जाता है अगर पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन से पेशेंट आया है तो। इसके साथ साथ जितनी भी पॉसिबल रिस्क होती है उसको प्रिवेंट करते हैं हमारे इमरजेंसी ड्रग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 3-4 पर्पसेज हैं, उसको ध्यान में रखना है। पर्पसेस का मतलब है इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है इमरजेंसी ड्रग्स होती कौन कौन सी है। इमरजेंसी ड्रग्स में हमारे कौन कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड द अट्रोपिन। सबसे फर्स्ट इज द अट्रोपिन। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स होती है। मैं कुछ इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूँगी यहाँ पे। जैसे हमारी होती है अट्रोपिन हो गई। तो इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है? इमरजेंसी ड्रग्स आर द अट्रोपिन हो गई, अमेड्रोन हो गया, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, उसके साथ साथ हमें लिडोकेन हो गया, लिडोकेन, एडिनोसिन हो गया, एडिनोसिन डोपामिन और द रोकिरोनियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिफरेंट इमरजेंसी ड्रग्स हैं। लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिसको हमें टिप्स पे पता होना चाहिए। टिप्स पता होना चाहिए, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेस पता होने चाहिए और इसके साथ साथ हमें नर्सिंग इंप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एट्रोपिन सल्फेट से स्टार्ट करते हैं। तो अट्रोपिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम में अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमारी सारी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आते हैं एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एफरेंट फाइबर्स एंड द इफरेंट फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये याद करनी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ये क्या काम करते हैं हमें ये नहीं पता होता है। एड्रेनर्जी कौन से होते हैं, कोलिनर्जी क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उसको कंफ्यूजन को सबसे पहले क्लियर करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रेनर्जिक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये 3 कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी कि तीनों चीजें रिलैक्स होती हैं और क्या क्या चीजें इंक्रीज होती हैं इन केस ऑफ द एड्रेनर्जिक और द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है, सबसे पहले प्यूपिल, सबसे पहले आइज पे जाएंगे। आइज पे हमारी क्या होती है, प्यूपिल डायलेट होती है। सबसे पहले प्यूपिल हमारी क्या होती है, डायलेट होती है। ठीक है, फिर होते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकाई जो होती है हमारी वो भी रिलैक्स होती है और हमारी ब्लैडर भी जो होता है हमारा रिलैक्स हो जाता है। ब्लैडर की जो मसल्स होती है वो भी हमारी रिलैक्स हो जाती है इन केस ऑफ एड्रेनर्जिक में। हार्ट रेट एंड द बीपी हमारा इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर हम जीआई की बात करें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाती है, हमारी सप्रेस हो जाती है। इनहिबिट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और द म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। हमें ये 5 चीजें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारी जो होती है प्यूपिल डायलेट हो जाती है, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लैडर जो हो जाते हैं हमारे रिलैक्स हो जाते हैं।
जाते हैं। ब्लैडर अगर रिलैक्स हो जाता है यूरिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जीआई की बात करें तो जीआई में हमारी जो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके साथ साथ जो म्यूकस ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और हार्ट रेट और द बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ द एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और द एड्रेनर्जिक भी बोलते हैं इसे हम। और इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्ट किस पे करते हैं, एपिनेफ्रिन और द नॉरएपिनेफ्रिन पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये सब चीजें इसके अपोजिट हो जाती हैं। अब जो भी मैंने बताया कि जैसे प्यूपिल डायलेट होती है तो उसमें उसमें क्या रहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे प्यूपिल, ठीक है। ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं तो इसमें ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ब्लैडर की मसल रिलैक्स हो जाती है तो इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हार्ट रेट और बीपी क्या हो जाता है, एड्रेनर्जिक में हार्ट रेट और बीपी क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है, इसमें क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, मैंने बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी जीआई में इन केस ऑफ एड्रेनर्जिक में। लेकिन नॉन एड्रेनर्जिक में कॉलिनर्जिक कंडीशन में क्या होता है हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, हमारा सिक्रीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये सारी चीज़ें ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। बस हमें 3 चीज़ें याद में रखनी है, बस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद में रखना, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रेनर्जिक में बोलते हैं और इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। और इसके साथ साथ हमें 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 5 चीज़ें मैंने क्या बताई, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लैडर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ हार्ट रेट और बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जीआई में हम बात करेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन म्यूकस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमारी स्टॉप हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद में रखनी है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रग्स में हम स्टार्ट करते हैं तो हम अट्रोपिन से स्टार्ट करते हैं। अट्रोपिन क्या है, अट्रोपिन इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। अट्रोपिन की जो डोजेज होते हैं 0.6 mg पर ml होती है। इसके साथ साथ जो अट्रोपिन की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस किस में होती है, इट इज द साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में होती है। और इसके साथ साथ हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर हो गई है तब हम अट्रोपिन सल्फेट को देते हैं। अट्रोपिन को हम बेलेडोना अल्कलॉइड भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट की साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन है तब हम पेशेंट को क्या करते हैं, इसकी जो डोजेज होती है 0.5 mg से लेकर हम 3 mg तक मैक्सिमम डोज होती है इसकी इन केस ऑफ द साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में। ये रैपिडली काम करता है और रैपिड आईवी पुश करते हैं इसको। और ये क्या होता है, एम्प्यूल फॉर्म में होता है, 0.6 mg पर ml के एम्प्यूल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट आईवी पुश करते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, अगर इंडिकेशन का मतलब जैसे अगर पेशेंट पहले से साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में है, साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में हम पेशेंट को हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अट्रोपिन सल्फेट क्या है, इट इज एंटीकोलिनर्जिक इन नेचर है, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और बीपी हमारा इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ अगर पेशेंट ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन है, यानी कि ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन में है, तो वो ब्रोंकस रिलैक्स कौन करेगा, हमारा अट्रोपिन सल्फेट करेगा। और या फिर हमारा क्या है, पेशेंट का अगर प्यूपिल को डायलेट करके देखना है, प्यूपिल एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मिक कंडीशन में प्यूपिल एग्जामिनेशन करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, मिड्रियासिस। जब भी हम अट्रोपिन सल्फेट करते हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाती है, प्यूपिल डायलेट कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, मिड्रियासिस कंडीशन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को अगर हमारा पेशेंट क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर हो गई है पेशेंट को, तो भी हम क्या करते हैं, अट्रोपिन सल्फेट हम देते हैं। इसकी कंडीशन के साथ साथ अगर पेशेंट प्री ऑपरेटिव कंडीशन है, प्री एनेस्थेटिक कंडीशन में, हम प्री ऑपरेटिव कंडीशन में म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है, क्योंकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। पेशेंट के एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को पहले से ही हम अट्रोपिन सल्फेट देते हैं, सो दैट कि म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाए और पेशेंट एस्पिरेशन से बचा जा सके पेशेंट को। तो ये सारी कंडीशन यानी कि साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंडीशन या ब्रोंकोस्पाज्मिक कंडीशन में दिया जाता है, या फिर ऑप्थेल्मिक कंडीशन में प्यूपिल की डायलेटेशन को करने के लिए हम अट्रोपिन सल्फेट देते हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, अगर पेशेंट को पहले से ही नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पहले से ही उसकी प्यूपिल डायलेटेशन है। प्यूपिल डायलेट पहले से ही है तो हम और प्यूपिल डायलेट क्यों करेंगे। अगर पेशेंट बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफिक कंडीशन यानी कि बीपीएच कंडीशन से है, क्योंकि पेशेंट को पहले से यूरिन हेजिटेंसी और यूरिन रिटेंशन पहले से ही हो रहा है, यूरिन की ब्लैडर मसल्स पहले से रिलैक्स हो रही है, तो और हम क्यों देंगे अट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि अट्रोपिन सल्फेट इज द एंटीकोलिनर्जिक, दैट मींस दैट इज एड्रेनर्जिक इफेक्ट शो करेगा। एड्रेनर्जिक इफेक्ट में मैंने 5 चीजें बताई थी, जिसमें प्यूपिल डायलेट करेगा, ये प्यूपिल डायलेट करेगा, ब्रोंकस को रिलैक्स करेगा, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स को रिलैक्स करेगा, इसके साथ साथ हमारे बीपी और हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और इसके साथ साथ ये म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टॉप करेगा। ये 5 चीजें, 5 कंडीशन ध्यान में रखना। अगर कोई भी एड्रेनर्जिक और द एंटीकोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक दोनों सिमिलर सेम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना और एक साइड ध्यान में रख के यही लॉजिक लगाना है हमें अट्रोपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, ठीक है। अगर पेशेंट पहले से ही नैरो एंगल ग्लूकोमा है, बीपीएचई वाली कंडीशन है, टैकीकार्डिक कंडीशन पहले से ही है, तो हम क्यों देंगे, क्योंकि अट्रोपिन क्या कर रहा है, अट्रोपिन हार्ट रेट को हमारे इंक्रीज कर रहा है, तो टैकीकार्डिक कंडीशन में या कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन में हम पेशेंट को देंगे नहीं अट्रोपिन सल्फेट। इसके साथ साथ हम कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, इंडिकेशंस हमने पढ़ ली। अब इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन में सबसे पहले हम क्या करना है, साइड इफेक्ट्स। नर्सिंग इम्प्लीकेशन से पहले हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स में आप पढ़ेंगे सबसे पहले हम साइड इफेक्ट्स के, जैसे अगर पेशेंट को हम अट्रोपिन सल्फेट दिया है किसी पेशेंट को, सबसे पहले हम बीपी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, पल्स रेट मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी बीपी मॉनिटरिंग, पल्स रेट मॉनिटरिंग, क्योंकि इसमें पेशेंट की कंडीशन ये हो सकती है, अरिथमिया में जा सकता है पेशेंट, यानी कि हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो सकती है।
क्योंकि हमने ट्रोपिन दिया है, ट्रोपिन क्या कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो ये बीपी मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग करते रहना है। पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हुई है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, पेशेंट को अटैक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट को नर्वसनेस हो सकती है, पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो सकता है। तो उसको टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी करते रहना है उसके साथ साथ। फिर उसके साथ साथ हमें जीआई में हम चेक करेंगे, जीआई में हमने बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टॉप करता है ये। एट्रोपिन सल्फेट अगर हम देंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टॉप करेगा, तो पेशेंट को एब्डोमेन को असेस करना है, ब्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, पेशेंट को कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन चेक करनी है जीआई में। अगर हम यूरिनरी चेक कर रहे हैं तो यूरिनरी में हम ये देखेंगे कि ब्लैडर के मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करेगा तो पेशेंट को चांसेस हो सकते हैं यूरिन रिटेंशन के, पेशेंट यूरिन हेजिटेंसी हो सकती है, पेशेंट को बीपीएच वाली कंडीशन हो सकती है। तो उसको हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, आईओ चार्टिंग करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करेंगे, ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम पेशेंट का सेरेब्रल देख लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया हमने, कार्डिक मॉनिटरिंग कर दी, बीपी मॉनिटरिंग कर दी, रैपिड ऑनसेट, हमें रैपिड आईवी पुश करना है। अगर हमारा साइनस ब्रेडिकार्डिक कंडीशन है तो रैपिड आईवी पुश करना है, हमें पता होना चाहिए। अगर पेशेंट टैकीकार्डिक कंडीशन है तो नहीं देना है, तो उसकी डोजेस को कम कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी है। अब उसके बाद नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होता है, नर्सिंग कंसिडरेशन में भी हमारा यही है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हम प्रिवेंट करना है। नर्सिंग कंसिडरेशन में हम यही चेक करते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यूस आईओ मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यूस हम पीपल डायलिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही है, पेशेंट को ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, अर्टिकेरिया या रैशेस वगैरह तो नहीं हो गए हैं, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी चीज़ें तो नहीं हो गई है, एट्रोपिन सल्फेट से कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं हो गई है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके साथ साथ आईओ चार्टिंग करेंगे, यूरिन रिटेंशन, यूरिन हेजिटेंसी तो नहीं हो गई है, जीआई के लिए चेक करेंगे, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रखा पेशेंट को, या फिर हम पेशेंट को ब्लॉटेड एब्डोमेन तो नहीं है। ये सारी कंडीशन हम एट्रोपिन के लिए चेक करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एमिड्रॉन। एमिड्रॉन इज द क्लास 3 एंटीरिदमिक ड्रग होती है। इस ये हमेशा हम क्या करते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है जो एमिड्रॉन होती है, एमिड्रॉन इज स्लोली आईवी देना है, स्लोली आईवी देना है। इसमें हमारी जो डोजेज होती है, इसका जो एम्प्यूल होता है 50 mg पर ml का एम्प्यूल होता है, जो और ये एम्प्यूल जो होता है 3 ml का एम्प्यूल होता है। तो यानी कि कितने हो गए ऐसे डोजेस कैलकुलेशन, जो एग्जामिनर है वो डोजेस कैलकुलेशन भी पूछ सकता है आपसे। जैसे इसमें डोजेस कैलकुलेशन, अगर मान लो हमें 300 mg लगाना है तो हम कितने एम्प्यूल यूज करेंगे। 300 mg अगर हम लगाना है 5 या 15 होता है, यानी कि 150 mg एक एम्प्यूल में है, तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 एम्प्यूल हम लगाएंगे किसी पेशेंट को। तो इसमें हमारे डोजेस कैलकुलेशन में पूछ सकता है आपसे। और इसमें इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, इसके जो नॉर्मली हम यूज करते हैं हमेशा एनएस के साथ 100 ml एनएस के साथ डालते हैं। 150 mg पर 100 ml एनएस के साथ डालते हैं, या फिर D5 के साथ भी दे सकते हैं। ओवर द 10 मिनट्स तक चलाते हैं। इसकी जो लोडिंग डोज ये होती है, और मेंटेनेंस डोज में हम क्या करते हैं, पहले हम 360 mg आईवी देते हैं, 360 mg आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं हमेशा। इसको इन्फ्यूजन से देंगे तो स्लोली जाएगा, फॉर 6 आवर्स देंगे इन्फ्यूजन से, और फिर उसके बाद हमारा 540 mg फॉर द 18 आवर्स के लिए देंगे। ये हमारी होती है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज होती है, जो हम नॉर्मली देते हैं। अगर इन केस ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन और द पेशेंट पेशेंट को अगर हम सीपीआर दे रहे हैं, या फिर वेंटिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स है, या फिर पल्सलेस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आईवी पुश करते हैं। डायरेक्ट आईवी पुश का मतलब 150 mg सबसे पहले, अगर पेशेंट का वेंटिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स है, अगर पल्स है लेकिन वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन है, तब हम पेशेंट को क्या करते हैं 150 mg ओवर द 10 मिनट्स तक देते हैं, 150 mg ओवर द 10 मिनट्स तक देंगे। लेकिन अगर पेशेंट का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीपीआर के टाइम पे हमने सीपीआर दे दिया, सीपीआर इज नॉट मच इफेक्टिव बट द पल्स इज देयर एंड द वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन इज देयर, सो दैट तब हम क्या करेंगे, पेशेंट को 150 mg ओवर द 10 मिनट्स तक देंगे, 10 मिनट्स का स्लोली देंगे, आईवी पुश करेंगे, स्लोली आईवी पुश करेंगे फॉर द 10 मिनट्स के लिए। लेकिन इन केस ऑफ द अगर हमारा पल्सलेस पीटी है, तब हम 300 mg आईवी देंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीपीआर के टाइम पे ही हम देंगे। अब उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आईवी पुश हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंडीशन में करते हैं, अगर हमारी वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के साथ पल्स है, या फिर पल्सलेस पीटी है। पल्सलेस पीटी अगर है तब हम डोजेस को बढ़ा देते हैं, 300 mg डोजेस कर देते हैं। अगर हमारा पल्स के साथ पीटी है, तब हमारा 150 mg डायरेक्ट आईवी पुश करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है, अगर हम नॉर्मली पेशेंट को दे रहे हैं तो हम लोडिंग डोज में हम अलग से चीज़ करनी है, 100 ml एनएस के साथ चलाना है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं, बहुत ही स्लोली चलता है, 600 इन्फ्यूजन के साथ, मेंटेनेंस डोज तो इसकी इन्फ्यूजन के साथ चलती है। अब उसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना है, एंटीरिदमिक ड्रग है तो इसकी इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है। इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है, अगर पेशेंट पहले से ही इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं कि पेशेंट क्या है, हाइपरटेंसिव कंडीशन है, पेशेंट हाइपरटेंसिव कंडीशन है, यानी कि सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन है, या फिर अरिथमिया कंडीशन है, एक्ट्रियल अरिथमिया है, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन और द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एमिड्रोन। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ध्यान रखना, और एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एमिड्रोन। ठीक है, इसके बाद जैसे आप ड्रग ऑफ चॉइस बोल दोगे ना, तो वहीं पे हमारा जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा हमसे कि ड्रग ऑफ चॉइस बता दिया भाई बच्चे ने। तो ड्रग ऑफ चॉइस सबसे पहले हमें बताना है कि ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है
एमिट्रॉन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड द एट्रियल फिब्रिलेशन। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया कंडीशन है, अरिथमिक कंडीशन है, किसी भी अरिथमिया कंडीशन, एट्रियल अरिथमिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उन कंडीशन में देते हैं, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इन कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं, एमिट्रॉन देते हैं। अब इसके साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, इसका ये ड्रग ऐसी है जिसमें पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है इससे, तब हम इस कंडीशन में नहीं देंगे। पेशेंट अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उस पेशेंट में नहीं देंगे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। उसमें लंग डिजीज है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस वाली कंडीशन में भी नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम पेशेंट को अरिथमिया कंडीशन अगर हमारे पेशेंट पहले से ही ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में हम पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाइपोटेंसिव पेशेंट है तो उस वाली कंडीशन में हम पहले से ही पेशेंट को नहीं देंगे। अब उसके बाद हमारा आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या होगा, साइड इफेक्ट वाली कंडीशन क्या होती है, इस पेशेंट को हाइपोटेंसिव कंडीशन में ला सकते हैं, तो इसलिए पेशेंट को स्लोली आईवी पुश करना है। नर्सिंग कंसिडरेशन भी साथ साथ चलाते हैं, ठीक है। स्लोली आईवी पुश करना है, पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है, पेशेंट को जीआई अपसेट हो सकता है, इसके साथ साथ पेशेंट को नर्वसनेस हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, पेशेंट हाइपोटेंसिव, क्योंकि पेशेंट एंटी अरिथमिक ड्रग का मतलब ये है कि हम बीपी हार्ट रेट हम कम कर रहे हैं, यानी कि हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक और उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कौन, एमिट्रॉन। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेडिकार्डिया कंडीशन, हाइपोटेंसिव कंडीशन में हम पेशेंट को देंगे ही नहीं, या फिर पेशेंट को पहले से ही ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है, या फिर पेशेंट को नर्वसनेस हो रही है, इन कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं देंगे। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस ये हो सकती है कि पेशेंट को हम जितने भी आईवी स्लोली आईवी पुश करना है, स्लोली आईवी इन्फ्यूजन से चलाना है अगर लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज हो रही है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सीपीआर की कंडीशन में ही सिर्फ ऐसी है जिसमें हम डायरेक्ट आईवी पुश करते हैं। डायरेक्ट आईवी पुश हम कौन सी कंडीशन में करेंगे, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देंगे। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम एमिट्रॉन देते हैं तो हमेशा हमें फ्लश करना चाहिए, क्योंकि फ्लश इसलिए करते हैं क्योंकि ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, और ड्रग के साथ इंटरेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उनकी जो रिमूवल को इनहिबिट करता है, ये इनकी एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है, सो दैट तो हमें आईवी फ्लश जरूर करना है। और एमिट्रॉन देते वक्त फ्लेबाइटिस वगैरह चेक करना है, फ्लेबाइटिस वगैरह ना हो पेशेंट को, और इसके साथ साथ स्लोली आईवी पुश करना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन। एडीआर क्या होता है, अब नेक्स्ट ड्रग हमारी है एडीआर। एडीआर इज द एड्रेनालिन और द एपिनेफ्रिन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सिम्पैथेटोमाइमेटिक कैटेकोलामाइंस होते हैं, या फिर हमारा अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट का मतलब एगोनिस्ट की तरह, यानी कि एड्रेनर्जिक की तरह ही काम करते हैं, एड्रेनर्जिक की तरह ही काम करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि ये क्या होते हैं ये हमारे जो होते हैं, हमें पता चल गया कैटेकोलामाइंस होते हैं, एड्रेनर्जिक की तरह काम करते हैं। तो मैंने बताया था कि एड्रेनर्जिक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वही फंक्शन ये करेंगे अब। तो एड्रेनर्जिक के क्या करते हैं, डायलेट करेंगे हमारे प्यूपिल को, ब्रोंकस को, हमारे ब्रोंकाई को रिलैक्स करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को भी रिलैक्स करेंगे, इसके साथ साथ हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज करेंगे, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सप्रेस करेंगे, म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। तो यही काम ये लोग ये करेंगे, क्या नाम है, एड्रेनालिन ड्रग जो है हमारी, या फिर एपिनेफ्रिन ड्रग जो है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की जो होती है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये हमेशा इनकी जो एंटीडोट हमेशा तैयार करके रखनी होती है, लेवेटोलॉल इट इज नोन एज द एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग को साथ में हमेशा रखना है, हमेशा, जिसका नाम है लेवेटोलॉल को हमेशा साथ में रखना है। अब उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। इंडिकेशंस का मतलब, जैसे अगर पहले से ही अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव कंडीशन है या ब्रेडिकार्डिक कंडीशन है, तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट को ये एडीआर देते हैं। ब्रेडिकार्डिक कंडीशन है, या फिर पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, कोई भी एनाफाइलेक्टिक शॉक वाली कंडीशन है, या फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं, एडीआर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट अगर लेबर कंडीशन में है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तब हम उस कंडीशन में हम पेशेंट को कभी भी एडीआर नहीं देंगे। एडीआर वाली कंडीशन पहले से ही पेशेंट को टैकीकार्डिक कंडीशन है, तब हम उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। ब्रोंकोडायलेट वाली कंडीशन पहले से ही है, तो वाली कंडीशन में हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। कोरोनरी इनसफिशिएंसी वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे ये ड्रग, ठीक है, एडीआर की ड्रग। अब उसके बाद आता है हमारा क्या साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, अब जैसे हम पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट को प्यूपिल करवा रहे हैं, यानी कि साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा में हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, प्यूपिल बहुत ज़्यादा डायलेट हो सकती है, प्यूपिल बहुत ज़्यादा डायलेट हो सकते हैं, उस वाली कंडीशन में देंगे। सबसे पहले हम आई की कंडीशन को चेक करेंगे, ड्राइनेस तो नहीं हो रही, डर्मेटोलॉजिकल वाली कंडीशन में देखेंगे, कार्डियक कंडीशन में हम देखेंगे कि अरिथमिया कंडीशन में तो, अगर अरिथमिया कंडीशन में तो नहीं आ गया पेशेंट को, तो उसके लिए अरिथमिया कंडीशन ना हो जाए पेशेंट को, क्योंकि हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है, तो एंटी अरिथमिक को
साथ में रखेंगे, एंटी रिथमिक को साथ में रखेंगे, एंटी रिथमिक को साथ में, यानी कि वेजो डायलेटर्स को साथ में रखेंगे, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोंको और ये क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रोंकस डायलेट कर रहे हैं, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स को साथ में रखेंगे, पेंटोलामीन को साथ में रखेंगे, एंटीडोट को हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिक कंडीशन में चले गए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करेंगे लेबेटोलॉल को रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स ड्रग जो होते हैं हमारे लेबेटोलॉल होती है, इनको रखेंगे। बीटा ब्लॉकर्स यानी कि बीटा एगोनिस्ट होते हैं, बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर्स को रखेंगे। इसके साथ साथ हम कार्डियक कंडीशन करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेशेंट को अटैक्सिया वगैरह तो नहीं हो रहा, नर्वसनेस डिजीनेस तो नहीं हो रही है पेशेंट को, है ना, नर्वसनेस डिजीनेस तो नहीं हो रही, या फिर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन को अटैक्सिया, पेशेंट को आर्टिकेरिया रैशेस वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन को ही सप्रेस कर देंगे ये, क्योंकि ये क्या है, एड्रेनर्जी की तरह काम कर रहे हैं। एड्रेनर्जिक म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन, जीआई की चेक करेंगे, जीआई की पैरासिटिक मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो जो चीज़ मैंने बताई ना वो 5 चीज़ें, अगर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि एड्रेनर्जिक टर्म जहाँ भी आ गई है कि एड्रेनर्जिक होता है, अच्छा एड्रेनर्जिक होता है, एड्रेनर्जिक में फिर जो भी सिम्टम्स आते हैं हमारे, जो मैंने 5 सिम्टम्स बताए वो अच्छे से याद रख लेना। ये लॉजिक है, जहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे ना, ये ईजिली आपके साथ डाउट क्लियर होते चल जाएंगे इससे। जैसे मैंने बताया कि ये क्या था, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, यानी कि एड्रेनर्जिक की तरह काम करेंगे। अब एड्रेनर्जिक की तरह काम करेंगे तो क्या क्या काम करेंगे ये, तो फिर ये सारी चीज़ें कंडीशन होंगी, और अगर ये काम करेंगे तो वो बढ़ सकती है वो वाली कंडीशन, और अगर बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, वो हमारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे क्या होते हैं, हमारे यूरिन ब्लैडर की यूरिन रिटेंशन हो सकती है, यूरिन हेजिटेंसी हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन में नैरो एंगल ग्लूकोमा वाली कंडीशन में नहीं देंगे इस कंडीशन को, ठीक है। इन कंडीशन में, लेबर वाली कंडीशन में, ब्रेस्ट फीडिंग वाली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है ये। अब उसके बाद हमारे नर्सिंग इंप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डबल चेक करेंगे। डबल चेक का मतलब ये एक ऐसी ड्रग है एडीआर, जिसमें हमारा पेशेंट को बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है जब भी नर्सेज दे रही होती हैं, या फिर जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी इसको ड्रग को दे रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसी ड्रग और भी दिखती है। तो इसलिए डबल चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डोजेस क्या है, ड्रग का नेम चेक करेंगे, अच्छा एडीआर है, एडीआर के साथ एट्रोपिन के साथ में मिक्स हो जाते हैं कभी बार, तो वो दोनों एक जैसी हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सी ड्रग आप दे रहे हैं, और डबल चेक करना है इस वाली ड्रग को, तो डबल चेक करना है। और इसमें क्या करना है, जितना जितना रैपिडली आप आईवी पुश करते हैं तो उतना ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव होती है एडीआर, ठीक है। तो एडीआर में 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, कंटिन्यूस आईवी मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूस ये चेक करते रहना है कि अरिथमिया कंडीशन में तो नहीं जा रहा, आई कंडीशन चेक करनी है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग वगैरह तो नहीं हो रही पेशेंट को, और ये इसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब चीज़ें चेक करनी है। और इसके साथ साथ हमें पेशेंट की टैकीकार्डिया में तो नहीं जा रहा है, पेशेंट टैकीकार्डिया या फिर अरिथमिया कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट इंक्रीज होना सही है, लेकिन हार्ट रेट इतना इंक्रीज ना होना कि टैकीकार्डिया कंडीशन हो जाए, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए, ये सारी कंडीशंस को हमें प्रिवेंट भी करना है। तो कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस आईओ मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस फ्लूइड हम जो दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। और अगर हमें सीपीआर के टाइम पे भी ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे नॉरेड की, नॉरेडिनालिन या फिर नोरेपिनेफ्रिन। इसे हम 3 नाम से भी, बहुत सारे नाम से जानते हैं। नॉरेडिनालिन, कोई नॉरेडिनालिन बोल देता है, नोरेपिनेफ्रिन या फिर नॉरेडिन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये इसकी जो क्लास होती है वो हमारी होती है वेसोप्रेसर होती है। वेसोप्रेसर के साथ साथ ये हमारे अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो इसका एम्प्यूल होता है 1 mg/ml का एम्प्यूल होता है इसके साथ साथ, और जो इसकी डोजेज होती है वो हमारी क्या होती है 4 mg इन 446 ml ऑफ NS में हम डिजोल्व करके देते हैं। हमेशा इसे स्लोली पुश करते हैं, लेकिन जो एपिनेफ्रिन था उसे हम आईवी पुश, फास्ट रैपिड पुश करते हैं, उतनी जल्दी ही रैपिड एक्ट शो करता है, उसको रैपिड एक्शन शो होता है उसका। लेकिन इसमें क्या होता है, आईवी बहुत स्लोली देते हैं इसमें। अब इसमें जो होता है, और जो एपिनेफ्रिन था, एपिनेफ्रिन में हम क्या करते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक में दिया जाता है, लेकिन जो नोरेपिनेफ्रिन है, नोरेड है, इसे हम सेप्टिक शॉक में दिया जाता है। इंडिकेशन वही रहेंगी। इंडिकेशन क्या होंगे, अगर पेशेंट क्या है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अच्छा हार्ट रेट कम हुई भी है, या फिर ब्रेडिकार्डिक कंडीशन है, तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट को देंगे। या फिर पेशेंट की वेजोडायलेट हो गई है, वेजोडायलेट किस वाली कंडीशन में होती है, जब हार्ट रेट हमारी कम हो जाती है, ठीक है। या फिर हमारी क्या है, हार्ट फेलियर है वाली कंडीशन, उस वाली कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, नॉरेड हम दे सकते हैं, लेकिन स्लोली पुश करना है। इसके साथ साथ हम सेप्टिक शॉक में हम पेशेंट को नॉरेड देते हैं, ठीक है, इस वाली कंडीशन। अब उसे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरटेंसिव पेशेंट में कभी नहीं देंगे, है ना। और इसके साथ साथ अगर ब्लड क्लॉट है या फिर कोई ब्लॉकेज है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वाली कंडीशन में हम कभी भी नहीं देंगे नॉरेड को। उसके साथ साथ लेबर या ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उनमें कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन कर लिया, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हम कार्डिक में जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स है। अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, तो इनका वही एड्रेनर्जिक वाले एक्शन के साइड इफेक्ट होंगे। जैसे मान लो ये करेंगे, पीपल को डायरेक्ट करेंगे तो मिडनेस ज़्यादा ना हो जाए,
प्यूपिल को चेक कर देंगे कि प्यूपिल ज़्यादा डायलेट तो नहीं हो रही है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को देखेंगे कि हम ब्रोंकस डायलेट करते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स का मतलब अब ये ब्रोंकस डायलेट ज़्यादा ना करते हैं, जिसकी वजह से कंजेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट को, है ना। एक्सेसिव सिक्रेशन और पेशेंट को म्यूकस से नहीं, ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, पेशेंट को आर्टिकेरिया वाले सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, स्किन के आर्टिकेरिया वाले सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें भी देखनी है ना। यूरिनरी हेजिटेंसी, यूरिनरी टेंशन तो नहीं हो रही है, ये वाली कंडीशन चेक करनी है। मतलब एड्रेनर्जिक से ये सारे लॉजिक लगाने हैं। जो एड्रेनर्जिक में मैंने बताया कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, अरिथमिया में तो नहीं जा रहा पेशेंट, टैकीकार्डिक कंडीशन में तो नहीं जा रहा, इन वाली कंडीशंस को हमें चेक करना है, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक को तो ये ट्रीट ही करता है। तो उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, पेशेंट ब्लॉटेड एब्डोमेन तो नहीं हो रहा है, जीआई देखेंगे, यूरिन सिस्टम चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम नर्सिंग इंप्लीकेशंस में जाएंगे। नर्सिंग इंप्लीकेशन से नर्सिंग कंसल्टेशन में ये होता है कि पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करता है। जब भी हम इमरजेंसी रख देते हैं तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मॉनिटर द वाइटल्स। वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, आईओ मॉनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे। उसके साथ साथ हम कितने आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं उसके साथ साथ ये भी मॉनिटर करेंगे। अगर हम पेशेंट में ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो वेजो डायलेटर्स को साथ साथ में रखेंगे, ब्रोंको डायलेटर्स है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर को रखेंगे, क्योंकि मोस्टली चांसेस हो जाते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसका एंटीडोट ज़रूरी है उसके अपने पास रखना। एंटीडोट ज़रूरी है, बीटा ब्लॉकर्स हमेशा हमें हमें अपने पास रखना है कि इनके जो, क्योंकि जो एंटीडोट होते हैं इसके क्या है, बीटा ब्लॉकर्स, लेबेटोलॉल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आईवी मेजरमेंट ठीक से करना है। और स्लोली आईवी देना है, इसे हमेशा स्लोली देना है। लेकिन एपिनेफ्रिन में डायरेक्ट आईवी पुश कर देते हैं, रैपिड आईवी पुश करना है, लेकिन जो नो हैंड होता है वो आईवी स्लोली पुश करता है। कितना एमजी, 4 एमजी पर 46 ml एनएस में डिसॉल्व करके ही आईवी स्लोली पुश करता है इसमें। तो ये था हमारा। तो अब हम बात करेंगे कि एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होता है? इट इज़ एंटी डिसरिथमिक ड्रग होती है। एडिनोसिन जो होता है इसकी जो एम्प्यूल होता है 3 mg पर ml का होता है और 2 ml का ही एम्प्यूल होता है। तो 3 mg पर ml और 2 ml का ही एम्प्यूल होता है। और इसके साथ साथ जब हम इसकी जो डोजेज होती हैं, डोजेज इनके बॉलस फॉर्म में देते हैं। बॉलस फॉर्म में यानी कि 6 mg इन द 1 to 2 सेकंड्स में देते हैं, या फिर मैक्सिमम डोज जो होती है इसकी 12 mg होती है। तो इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, रैपिड एक्टिंग होता है। रैपिड एक्टिंग का मतलब ये 20 to 30 सेकंड्स में इसको देना होता है, बहुत ही रैपिडली देना होता है। और इसके साथ साथ ये ड्रग ऑफ चॉइस किसमें होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर है पेशेंट को, या फिर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तब हम उस कंडीशन में हम ये एडिनोसिन रख देते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। इंडिकेशंस क्या क्या है, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें ये पता लगाना है कि एंटी डिसरिथमिक ड्रग होती कैसी है। एंटी डिसरिथमिक ड्रग का मतलब ये होता है, ये क्या करता है, कंडक्शन सिस्टम को स्लो करता है। मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि एडिनोसिन जो होता है इट इज एंटी डिसरिथमिक ड्रग होता है, और ये क्या करता है, हमारे कंडक्शन सिस्टम को स्लो करता है। यानी कि जैसे ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, तो ऐसे नोड से ऐसे नोड तक हम जो कंडक्शन सिस्टम होता है, ऐसे नोड से एवी नोड तक, तो ये क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। एवी नोड से ऐसे नोड तक जाने नहीं देता, वो तो उसके जो सिस्टम को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम पेशेंट्स टैकीकार्डिक कंडीशन है, टैकीकार्डिक वाली कंडीशन में क्या करें, एंटी डिसरिथमिक ड्रग जो डिसरिथमिया हो चुका है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेंसिव में लिया जाता है, थोड़े उसके अरिथमिया को स्लोज डाउन कर देता है, कंडक्शन सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। एवी नोड से जितने भी कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड की तरफ जा रहे होते हैं उसको स्लोज डाउन कर देता है। तो ये ध्यान में रखना है कि एडिनोसिन क्या करता है। एडिनोसिन इट इज एंटी डिसरिथमिक ड्रग। ये क्या करता है, एवी नोड के कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देता है, ये ध्यान में रखना है। इंडिकेशंस में हम थैलियम स्ट्रेस टेस्ट जो होता है उसमें हम एडिनोसिन का यूज करते हैं, या फिर हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाली कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में भी हम ये देते हैं। पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाली कंडीशन में भी हम ये चीज देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो चीज हो सकती है जैसे पेशेंट को सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक वाली कंडीशन है, तो उस वाली कंडीशन में भी हम नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही ब्लॉकेज है वहाँ पर, तो वहाँ पर नहीं देंगे। अगर पेशेंट को पहले से आर्टिफिशियल पेसमेकर्स वगैरह लगा रखा है तो उस वाली कंडीशन में दे सकते हैं, पेसमेकर्स अगर लगे हुए हैं तो। लेकिन अगर पेशेंट को पहले से सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। उस वाली कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर पेशेंट हाइपरसेंसिटिव कंडीशन है, या फिर पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लेबर वाली कंडीशन में भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये एडिनोसिन। फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट का मतलब ये, अगर पेशेंट साइड इफेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारी अरिथमिया को प्रिवेंट कर रहा है। अरिथमिया को प्रिवेंट कर रहा है यानी कि हाइपोटेंशन में लेके जा रहा है पेशेंट को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखें तो पेशेंट हाइपोटेंशन में ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे इसमें हमारी, ठीक है। इसके साथ साथ हमें रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी कंजेशन होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें पेशेंट को, है ना। और नर्वस सिस्टम में हमारे पेशेंट को डिजीनेस रहेगा, नर्वसनेस रहेगी, पेशेंट को एजिटेशन रहेगी, ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगी पेशेंट को। ये सारी कंडीशन हमारी साइड इफेक्ट्स में हो सकती हैं। अब उसके बाद साथ जो हमारी नर्सिंग कंसिडरेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम एडिनोसिन देते हैं तो एडिनोसिन के लिए सेपरेट आईवी लाइन होनी चाहिए, सेपरेट आईवी लाइन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो होता है, अगर हम आईवी दे रहे हैं तो रैपिड एक्टिंग होता है। तो रैपिड एक्टिंग का मतलब हमें रैपिडली पुश करना है, रैपिडली आईवी पुश करना है, ठीक है। इसमें हमें टाइम नहीं लगाना, और हमें पता होना चाहिए डोजेस क्या होनी चाहिए एडिनोसिन को, और डायरेक्ट हमें आईवी पुश करना है। मॉनिटर वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, आईओ चेक करेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट को ब्रेडिकार्डिक वाली कंडीशन में ये सारी कंडीशन को अच्छे से असेस करेंगे, असेस द वाइटल्स, आईओ चार्टिंग करना है। और उसके साथ
अब हम बात करेंगे डोपामिन ड्रग्स की। डोपामिन ड्रग्स क्या होती है? तो डोपामिन ड्रग्स जो होती है हमारी क्या होती है? पॉजिटिव एनाट्रॉप्स होते हैं। पॉजिटिव एनाट्रॉप्स का मतलब ये क्या करेंगे? हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है? इसका जो डोपामिन का जो एम्प्यूल होता है 200 mg पर 5 ml होता है। इसे बहुत ही स्लोली देना होता है, बहुत ज़्यादा स्लोली देना होता है। इन्फ्यूजन पंप के थ्रू इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए एक सेपरेट लाइन आईवी लाइन को रखते हैं। इसके साथ साथ कोई और ड्रग को इंटरैक्ट नहीं करवाते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करवाते हैं। तो इस वाली ड्रग में क्या होता है? इसकी जो मोस्टली जो वो होते हैं हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं। उसके साथ साथ जो होता है इंडिकेशंस क्या होते हैं? इंडिकेशन अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव पेशेंट है या फिर लो कार्डियक आउटपुट है, उस वाली कंडीशन में हम पेशेंट को कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए हम डोपामिन का देते हैं। डोपामिन जो होता है वो बहुत ही आईवी स्लोली देते हैं, स्लोली, इसमें ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, आईवी बहुत ज़्यादा स्लोली देते हैं और इसके साथ साथ कोई भी अदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नहीं करवाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है हमारा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में पहले से ही अगर पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अरिथमिक कंडीशन है पहले से ही पेशेंट को, तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, या फिर हम पेशेंट का पहले से ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर कार्डियक कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिस्निया कंडीशन है या फिर पहले से ही उसको डिस्निया कंडीशन है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उस वाली कंडीशन में हम बिल्कुल भी डोपामिन नहीं देते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कार्डियक डिजीज में क्या हो सकता है? कार्डियक सिस्टम में क्या हो सकता है? अरिथमिया कंडीशन होने के चांसेस, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड को पंप करने की जो जिस टाइम में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहा है। तो ये क्या करता है? अरिथमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, सेरेब्रल में अगर हम बात करें तो सेरेब्रल में पेशेंट को कंफ्यूजन रहेगी और गैस्ट्रिक में हमारे पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग रहेगी। इसके साथ साथ पेशेंट को और आईज में हम देखेंगे तो ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, अब प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, गैंग्रीन में पेशेंट को गैंग्रीन के टाइम पे जैसे स्टीमिया यानी कि ब्लड फ्लो इतना इजीली आराम से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को गैंग्रीन और स्टीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नर्सिंग कंसल्टेशन की बात करें तो मॉनिटर करेंगे हम आईयू को मॉनिटर करेंगे, सेपरेट आईवी लाइन रखेंगे इसके लिए, कोई अदर मेडिकेशन जो होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे उसके साथ, डोपामिन के साथ। और हमेशा इस जो ड्रग को हमेशा क्या करते हैं? इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ही हम वो करवाते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है? कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि एरिथमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ हमें टैकीकार्डिया, पेशेंट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जा सकता है पेशेंट। तो अगर पहले से ही पेशेंट टैकीकार्डिया कंडीशन है, उस वाली कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इन वाली कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है। डोपामिन को आईवी स्लोली देना है, सेपरेट आईवी लाइन रखनी है। ठीक है, डोपामिन इट इज अ वेजो पॉजिटिव एनाट्रॉप्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे एंटीकोगुलेंट्स द हेपेरिन। हेपेरिन इज द नेक्स्ट ड्रग, इस ये जो होता है हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। इसकी जो डोजेस होती है 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होती है और ये 5 ml की वाइल होती है ये। ठीक है, हेपेरिन सोडियम जिसे करके बोलते हैं। इसमें जो होती है इसमें ये जो होते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और इसका जो एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है। इसके साथ साथ जो इंडिकेशन इसकी होती है, जैसे अगर हमें कोई भी प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, बिफोर द प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना है, या फिर कोगुलोपैथिक सर्जरीज हो गई हैं तो उसमें प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट द मतलब क्लॉटिंग को, यानी कि एक्ट एज द प्रोफाइलैक्सिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द वेनस थ्रोम्बोसिस एंड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म का प्रोफाइलैक्सिस एंड द ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर पेरेंट्स सोडियम बोल रहे हो तो ये जरूर बोलना है इसके साथ साथ। ठीक है, कार्डियक सर्जरीज में प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई भी कोगुलोपैथी है, मेजर कोगुलोपैथी सर्जरीज में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा जाए तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन केस ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशन में, प्लेटलेट काउंट किसी का कम है तो उस वाली कंडीशन में हम हेपेरिन बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम हाइपर सेंसिटिव है अगर पेशेंट है हेपेरिन से, तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को पहले से ही हेमरेज कंडीशन है या फिर ब्लीडिंग कंडीशन पहले से ही है तो इस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब उसके साथ साथ हम साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? पेशेंट को क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉटिंग से ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, अगर हेपेरिन चल रहा है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पहले से ही पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट में है या फिर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो रही है, यानी कि वीनस एम्बोलिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वीनस थ्रोम्बोसिस कंडीशन में तो होता ही है, लेकिन अगर उस वाली कंडीशन में भी हाइपरटेंसिव कंडीशन है पेशेंट, तो उस वाली कंडीशन में हम नहीं देंगे पेशेंट को। और इसके साथ साथ हेमरेज वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, पहले से पेशेंट ब्लीडिंग वाली कंडीशन आया है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी हम नहीं देंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट्स यही है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं पेशेंट को? साइड इफेक्ट्स ये लेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेमरेज हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट हाइपरटेंसिव में हो जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ नर्सिंग इंडिकेशन यही है कि हम जब भी हम आईवी दे रहे हैं तो उसको हमेशा रैपिड आईवी देना है। उसके साथ साथ अगर 100 ml एनएस में बता रखा है तो एंटीकोगुलेंट्स उसके साथ देना है। आईओ चार्टिंग मॉनिटरिंग करनी है, प्लेटलेट काउंट, एपीटीटी लेवल चेक करना है, प्लेटलेट काउंट चेक करना है, पीटीआरआर का लेवल चेक करना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशन नहीं है तो ये वाली कंडीशन भी देखनी है। कोई पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्निया तो नहीं हो रहा है, अगर हमने हेपेरिन दिया है तो उससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्निया वगैरह तो नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कंडीशन उसको प्रिवेंट करेगा हेपेरिन। लेकिन नर्सिंग कंसल्टेशन में यही है, कंटिन्यूस वाइटल चेक मॉनिटरिंग, और उसके साथ साथ ये पीटीआरआर की लेवल को चेक करेंगे, एपीटीटी लेवल चेक करेंगे, प्लेटलेट काउंट को चेक करेंगे। ठीक है, इसमें ये थी हमारे हेपेरिन का। अब
नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग है हमारी लिडोकेन। लिडोकेन क्या होता है? इट इज एनेस्थेटिक ड्रग होती है। एनेस्थेटिक ड्रग के साथ साथ टाइप 1 एंटी रिदमिक ड्रग भी होती है, और टाइप 3 एंटी रिदमिक ड्रग मैंने बताया था, इट इज एमिड्रोन होती है। एमिड्रोन इट इज अ टाइप 3 एंटी रिदमिक ड्रग होती है, लेकिन टाइप 1 एंटी रिदमिक ड्रग जो होती है हमारी लिडोकेन होती है। अब इसमें जो होता है इसकी जो 20 mg पर ml की एक वाइल होती है, पर ml की एक वाइल होती है, और इसमें जो होता है इसकी जो डोजेज होते हैं बहुत IV बहुत स्लोली दिया जाता है, और ये मोस्ट कॉमनली जो इंडिकेशन होता है इसका अक्यूट वेंट्रिकुलर एडिमा में इसे मोस्ट कॉमनली दिया जाता है। और अगर हम इंडिकेशन की बात करें, इसे लिपिड इमल्शन, इसका एंटीडोट इज अ लिपिड इमल्शन होता है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस में क्या पढ़ते हैं हम? इंडिकेशंस में क्या होता है? इंडिकेशंस में अगर हम बात करें तो इंडिकेशंस में हम लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया अगर हमने देना है तब हम इसको लिडोकेन को प्रोवाइड करते हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी यानी कि हाइपरकैलेमिया कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में भी हम लिडोकेन को दे सकते हैं। या फिर हमारा वेंट्रिकुलर डिसअरिथमिया कंडीशन है, अक्यूट वेंट्रिकुलर अरिथमिया कंडीशन में भी हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये हमारी। फिर इसके साथ साथ हमारा साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन हम किस कंडीशन में नहीं देते हैं? अगर पेशेंट हाइपोकैलेमिया कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, हाइपोवॉलीमिया कंडीशन में नहीं देंगे, शॉक वाली कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया इज शॉक लाइक सिम्टम्स है, तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। या फिर पेशेंट क्या है, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव पेशेंट है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि एंटी रिदमिक ड्रग यानी कि हाइपोटेंसिव ये क्या कर रहा है, हमारा बीपी को कम कर रहा है। अब बीपी पहले से ही कम है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। और क्या है, शॉक वाली कंडीशन में नहीं देंगे, रेस्पिरेटरी डिस्निया कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं हमारे? साइड इफेक्ट अगर हम कार्डिक कंडीशन में देखें तो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हमारा बीपी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, यानी कि हाइपोटेंसिव कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें और हमारा माइसीनिया ग्रेविस में बिल्कुल भी नहीं देंगे, इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर माइसीनिया ग्रेविस में बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम में हम क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं देंगे। नर्वस सिस्टम में पेशेंट साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट को एजिटेशन हो सकती है, नर्वस ड्राउजीनेस हो सकती है, एजिटेशन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम GI की बात करें तो GI में क्या होगा? ये क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह करेगा, क्योंकि ये क्या है? एंटी रिदमिक ड्रग है। एंटी रिदमिक ड्रग क्या है कि हार्ट रेट को कम कर रहा है। अब हार्ट रेट को कम कर रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कर रहा है, तो बार बार उसको लूज मोशन होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और क्या होगा? म्यूकस सिक्रीशन का इंक्रीज होगी, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो आईओ चार्टिंग मेंटेन करेंगे, वाइटल स्टेट मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा? अगर हमारी इनके लेवल को देखेंगे, जितने भी हमारे क्या है सोडियम पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल कितना होंगे। हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, हाइपोवॉलीमिया कंडीशन में नहीं देंगे, शॉक वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो इस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। नर्सिंग इंप्लीकेशंस में कंटिन्यूस आईओ मॉनिटरिंग करें, कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करनी है। इसके साथ साथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है पेशेंट को अगर हम डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन में दे रहे हैं तो उसमें हाइपोकैलेमिया पेशेंट वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देते, तो ये क्या हमारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन से बचने के लिए हम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। शॉक में पहले से पेशेंट है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? इट इज एंटी रिदमिक ड्रग होता है, एंटी रिदमिक ड्रग, एंटी कन्वल्सन ड्रग भी होती है, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि इसकी डोज क्या होती है। 50 बाय वेट इन द 5 ml ऑफ द एम्प्यूल। 5 ml का एक एम्प्यूल होता है, 2 ml का एक एम्प्यूल होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। ये क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी लोडिंग डोज, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है मैग्नीशियम सल्फेट की, प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्शिया इन द सीजर्स को प्रिवेंट करता है, सीजर्स ऑफ द एक्लेम्शिया, सीजर इन केस ऑफ द एक्लेम्शिया कंडीशन में दिया जाता है। इसकी जो लोडिंग डोज होती है सबसे पहले 4 ग्राम इन द 12 ml ऑफ NS में, 12 ml NS में IV इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं पहले तो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फॉर द 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 10 ग्राम IM रूट से देते हैं, और फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज जो होती है उसकी हमारी क्या होती है? मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम IM देते हैं, IM रूट से देते हैं फॉर द एवरी 4 आवर्ली देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है हमारी लोडिंग डोज हो गई, मेंटेनेंस डोज हो गई, और इसके बाद इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो किस में दिया जाता है? इट इज द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजर्स इन द एक्लेम्शिया कंडीशन में दिया जाता है। इसकी जो एंटीडोट जो होती है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है, और इसके साथ साथ जो इसकी इंडिकेशंस होती हैं, अब इंडिकेशंस में भी ध्यान में रखना है कि इंडिकेशंस में सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन हो सकती है? हाइपोमैग्नीशिया कंडीशन है, हाइपोमैग्नीशिया कंडीशन है, या टिटेनी कंडीशन है, या फिर क्या है रिफ्लेक्टिव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्टिव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलरी फिब्रिलेशन वगैरह कंडीशन है, तो उस वाले कंडीशन में दिया जाता है। टिटेनी वाली कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? इंडिकेशंस हैं इसके, ठीक है। अगर हमारा पेशेंट क्या है एक्लेम्शिया कंडीशन में तो देते ही देते हैं, एक्लेम्शिया सीजर्स कंडीशन है, स्टूपर्स कंडीशन है, तो उस वाली कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद जैसे इंडिकेशन हो गया साइड, ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हो सकते हैं कि पेशेंट को इसमें क्या हो सकता है? हाइपरमैग्नीशिया कंडीशन है, हाइपर सेंसिटिव टू दिस ड्रग हो सकता है पेशेंट, ठीक है। हाइपरमैग्नीशिया अगर कंडीशन है, या फिर पेशेंट को हाइपरमैग्नीशिया कंडीशन है, या फिर पेशेंट की माइसीनिया ग्रेविस वाली कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले 2 आवर्स बिफोर इस ड्रग को दे सकते हैं हम, ठीक है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम पेशेंट का पहले से ही कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन ड्रॉप्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये सारी कंडीशंस में हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कार्डियक, अब ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या कर रहे हैं? एंटी रिदमिक ड्रग्स है। एंटी रिदमिक ड्रग्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? हार्ट रेट को कम करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, तो यानी कि क्या करेंगे? साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या
साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। सेरेब्रल की बात करें तो स्टूपर्स में जा सकता है पेशेंट को, एजिटेशन हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हार्ट, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसमें ये वाली कंडीशन हो सकती है, स्टूपर्स वाली कंडीशन हो सकती है। तो नर्सिंग कंसिडरेशन यही होनी चाहिए, नर्सिंग एक तो सबसे पहले नर्सिंग कंसिडरेशन में लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इसके साथ साथ आईओ मॉनिटरिंग करनी है, और इसके साथ साथ आईओ के साथ साथ हमें उसके साथ साथ वाइटल्स चेक भी करते हैं। वाइटल्स चेक इसलिए करने हैं क्योंकि पेशेंट टैकीकार्डिया में भी जा सकता है, ठीक है, टैकीकार्डिया में जा सकता है, ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, पेशेंट हाइपोटेंसिव में हो सकता है पेशेंट, ठीक है। इसमें हम मैग्नीशियम लेवल को जरूर चेक करते हैं, और हमेशा इसकी एंटीडोट को प्रिपेयर करके रखना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारे पास होना चाहिए क्योंकि अगर पेशेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो अब हमारा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इट इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है, और इसके साथ साथ हमारा एंटीडोट भी होता है। अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट जो होता है हमारा क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। इसको बहुत ही आईवी स्लोली दिया जाता है। नर्सिंग कंसिडरेशन इसमें यही है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो दिया जाता है इसको, कि इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर हाइपोकैल्सीमिक पेशेंट है तो उस वाली कंडीशन में भी देते हैं, टिटेनी वाली कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में भी देंगे। इसके साथ साथ अगर हमारी हाइपोकैल्सीमिया है या फिर हमारा हाइपरकैलीमिया कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को देते हैं। और इसके साथ साथ अगर हाइपरकैलीमिया है या फिर हमारा क्या है एंटीडोट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसमें हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट को देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट में एंटीडोट की तरह काम करता है ये। इसके साथ साथ अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस किन किन पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए, यानी कि हाइपरकैलीमिया कंडीशन में नहीं देंगे। अगर हमारी हाइपोकैलीमिया कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में देंगे। हाइपर सेंसिटिव टू द पेशेंट, अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें नहीं देंगे। नर्सिंग कंसिडरेशन इसकी यही हो सकती है कि नर्सिंग कंसिडरेशन एक तो आईवी बहुत ही स्लोली पुश करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे क्या है, हाइपोकैलीमिया कंडीशन में पोटेशियम लेवल को हमेशा ध्यान में रखना है कि पोटेशियम लेवल कितना है। इसके साथ साथ क्या होता है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी अगर हुई है तो उसमें हमें आईवी स्लोली पुश करना है, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को। और इसके साथ साथ हमें ये चेक करना है कि जो भी अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में डिजॉक्सिन वाली ड्रग के साथ कभी भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को नहीं देना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इसके साथ साथ जो कैल्शियम ग्लूकोनेट वाली कंडीशन में नहीं देना है, और इसके साथ साथ हमारी कैल्शियम ग्लूकोनेट वाली ड्रग को नहीं देना है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसको नहीं देना है, और इसमें आईवी स्लोली करना, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है। हाइपरटेंसिव पेशेंट अगर है तो क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम, ठीक है, तो इसलिए हमारे क्या है हाइपरटेंसिव कंडीशन हो सकती है। तो वाइटल्स चेक, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, वाइटल्स चेक का, वाइटल्स कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है, आईओ चार्टिंग मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ आईवी स्लोली पुश करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो हमारा हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इन सारी कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। ये था हमारा कैल्शियम। अब उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ड्रग दैट इज कॉल्ड रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड। रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड इट इज ये जो होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यानी कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जब भी हमें क्या करना है, इंट्यूबेशन करना है, इंट्यूबेशन के टाइम पे क्या होता है, पैरालाइजिंग ऑफ द आफ्टर द इंट्यूबेशन के बाद पैरालाइज करने स्मूथ मसल्स को, तो दैट विल बी द कंडीशन फॉर द रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड। ये इसके लिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, यही इंडिकेशन है, पैरालाइज करता है ये जब भी हम इंट्यूबेशन करने के बाद। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है, अगर हमारे पास वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं है तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। न्यूरोमस्कुलर कोई भी डिजीज है तब हम कभी भी इसको रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड को कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये हमें क्या करना है, इंट्यूबेशन के टाइम ही ये ड्रग यूज की जाती है। इंट्यूबेशन के टाइम पे स्मूथ मसल रिलैक्सेंस के लिए की जाती है। रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड जो होते हैं 10 mg per ml होता है, 10 mg per ml होता है। इसमें जो तो फिर 10 mg per ml होता है, 2 ml की वाइल होती है ये। इसके साथ साथ हमारा जो होता है क्या नाम है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस मरीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बताया, अगर लैक ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट है या फिर न्यूरोमस्कुलर कोई डिजीज है तो उस वाली कंडीशन में हम कभी भी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो नर्सिंग कंसिडरेशन है, एक तो स्लो बहुत फास्ट आईवी देना, बहुत फास्ट आईवी देना। जब भी हमें हमारे ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं तो उसमें हमेशा हमें फास्ट आईवी देना पड़ता है, फास्ट आईवी, रैपिड आईवी देना पड़ता है, डायरेक्ट आईवी पुश करना पड़ता है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, हम स्मूथ मसल्स को डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसमें हमें रैपिड एक्शन प्रोवाइड करना होता है। इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ईसीजी मॉनिटरिंग, बीपी, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें, वाइटल्स चेक, मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडवर्स इफेक्ट या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है तो ये चीज़ें भी कंसीडर करनी है। इस वाली कंडीशन में रोक्यूरोनियम ब्रोमाइड इट इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज अ अल्कलाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करते हैं, हमें हमेशा इसको आईवी स्लोली पुश करते हैं, 5 ml का एम्प्यूल होता है। इसके साथ साथ हमारा जो होता है, इसकी इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है, ये क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज़ किया जाता है, हाइपरकैलीमिया में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो होता है हाइपरकैलीमिया में यूज़ किया जाता है, और अगर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का डेफिसिट हो गया है तो उस वाली कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इनके अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन में कभी भी नहीं देना है इसको, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है हम उस वाली कंडीशन में भी देते हैं, अगर हमारा थिक एंड म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है तो उसको लूजन करने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्प्यूल्स डायरेक्ट देते हैं, ठीक है, उस वाली कंडीशन है। और उसके साथ साथ हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर हाइपोकैलीमिया कंडीशन में कभी भी नहीं देंगे। इसके साथ साथ अगर हम क्या नाम है, साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोकैलीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हाइपरकैलीमिया को वो कर रहा है, कम करेगा ये हाइपोकैलीमिया में।
ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन हो सकती है, या फिर पेशेंट को वो पेशेंट के सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो स्लो हो सकते हैं, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को लाइट हाइटेडनेस हो सकती है। ठीक है, इसको डायरेक्टली इतनी आईवी पुश नहीं करना है एकदम, इसको आईवी स्लोली पुश करना है। ठीक है, कंटिन्यूस आईवी मॉनिटरिंग करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, फ्लश लाइन करनी है। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं तो उसको फ्लश करना है, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूज करना है, ट्रांसफ्यूज फिर उसके बाद एडमिनिस्टर करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और जो अब हमारी आती है नेक्स्ट ड्रग, इट इज अ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इट इज अ इमरजेंसी ऑल्सो एन इमरजेंसी ड्रग। पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम पोटेशियम क्लोराइड को दे रहे होते हैं, इसमें मेन बात ये ध्यान में रखने की है कि ये हमेशा स्लोली आईवी पुश कर दिया जाता है। आईवी पुश तो करना ही नहीं है, इसके साथ हमेशा किसी के साथ एडमिनिस्टर करना, जैसे डीएनएस के साथ हम केसीएल डाल सकते हैं, या फिर हम किसी भी फ्लूइड के साथ हमें देना है। हमें डायरेक्टली प्लेन पोटेशियम क्लोराइड कभी भी नहीं देना, प्लेन पोटेशियम क्लोराइड कभी भी देना, ना ही हमें आईवी पुश करना, ना ही हमें आईएम लगाना। नेवर पुश द आईएम, नेवर पुश द आईवी, ओनली गिव द आईवी इन्फ्यूजन के साथ हमें देना है, इन्फ्यूजन के साथ देना है, या फिर हमें क्या करना है, फ्लूइड के साथ किसी फ्लूइड में मिक्स करके तब देना है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। और इसके साथ साथ इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया कंडीशन है या फिर पेशेंट को हाइपोटेंसिव पेशेंट है, तभी भी हम पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम केसीएल विद द फ्लूइड के साथ इन्फ्यूजन के साथ दे सकते हैं। ठीक है, हमें कभी भी डायरेक्टली आईवी पुश नहीं करना। ठीक है, ये नर्सिंग कंसल्टेशन का मेन इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, डायरेक्टली नेवर पुश द डायरेक्टर सीरम इलेक्ट्रोलाइट को हमेशा जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैं, उनको चेक करते रहना है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इससे कंडीशन, इसकी क्या साइड इफेक्ट कार्डियक अरेस्ट में आ सकता है। अगर पेशेंट हाइपरकैलेमिया में हो गया तो उससे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी आ सकता है। अगर हमें डायरेक्ट आईवी पुश कर दे तो उससे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आ सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, सारी नेग्लिजेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, जब भी पेशेंट को पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ें, तब हमेशा कंसिडरेशन करना है कि हमें वाइटल्स चेक करने हैं, ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है, आईओ चेक करना है, और इसके साथ साथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको चेक करना है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे ट्यूबिंग्स वगैरह हैं वो हमें डायरेक्टली पुश नहीं करनी है। नेवर पुश द आईवी, नेवर पुश द पोटेशियम क्लोराइड विद द आईवी पुश और द। और इन इमरजेंसी ड्रग्स को हम क्या करते हैं, लासा ड्रग्स भी कहते हैं, लासा ड्रग्स लोकल लाइक साउंडर लाइक ड्रग्स भी कहते हैं, और इमरजेंसी ड्रग्स भी कहते हैं, और हाई रिस्क मेडिकेशन भी कहते हैं। जब भी हम इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन केस ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन में ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो जब भी हम सिरिंज में लोड करते हैं तो उसको लेबल करना है, डबल चेक करना है कि कभी कभार क्या होता है कि इन दोनों के साउंड और इन दोनों के देखने में, कभी कभार कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको देखने और सुनने में सिमिलर साउंड वो होता है, तो इसलिए हमें कंसीडर करना है, डबल ट्रिपल टाइम चेक करना है ड्रग को, जो भी ड्रग आप दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको लेबल करना है, जो भी ड्रग आप दे रहे हैं सिरिंज में लोड करने के बाद आपको लेबल करना है उस ड्रग को, क्योंकि इट इज़ अ हाई रिस्क मेडिकेशन। अगर आपने कुछ गलत मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है, जितनी भी इमरजेंसी ड्रग है, मैंने आपको हर इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बताया। ये टोटल 30 इमरजेंसी ड्रग्स थी, जिसमें हमने बताया कि एट्रोपिन सल्फेट, एमिट्रॉन के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एडिनोसिन, डोपामिन, हेपेरिन, और इसके साथ साथ और भी कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेपेरिन के साथ साथ, और हमने कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी मेडिकेशंस के बारे में बताया। आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स एंड केयरफुली समझना है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। अपने एग्जामिनर के सामने बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो भी चीज़ आती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी थी ना आपने, तो उससे भी आपके एग्जामिनर आपसे कुछ रहेंगे, तो परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिर्फ एंटीडोट बता दिया, उस ड्रग के बारे में एंटीडोट बता दिया, जो भी आपने क्लिनिकल पीरियड्स में उस ड्रग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देखी, कुछ भी चीज़ ऑब्जर्व करी, उस टाइम में बस अपने दिमाग को खुला रखना है, अपने अपर माइंडेड रखना है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में किया है, तो उस चीज़ को कंसिडर करना है, अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, और कुछ नहीं है। ये जो हमारा हो रहा है, क्या नाम है, ये जो हमारा स्किल टेस्ट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की आपकी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी स्किल्स हैं, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, हम कितने चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्किल टेस्ट, फॉर द PHU नर्सिंग ऑफिसर स्किल टेस्ट एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड